अब हमारे पास आएंगे टीम स्मैश हैक से अमित एंड मोहित। Hi there, this is Mohit And I am Amit Kumar. We are in front of you with the story of computers. जैसा कि हम जानते हैं हम कंप्यूटर एरा में जी रहे हैं, तो यहाँ हम कंप्यूटर की इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और ये इम्पोर्टेंस लगातार बढ़ती ही जाएगी और ये कितने एरा तक इसको कंटिन्यू ही करेंगे। तो हम स्टोरी ऑफ कंप्यूटर पे बात करते हैं। जब सबसे पहले कंप्यूटर का जो कंसेप्ट आया था, तो हम पहले चार्ल्स बेबेज हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा टूल डिजाइन किया था जिसके हेल्प से हम कंप्यूटेशन कर सकते हैं। तो उसका नाम था अबेकस। अबेकस एक कंप्यूटेशनल स्किल्स थी जिसके बेस पे हम कैलकुलेशन कर सकते थे। फिर उन्होंने इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हमने ये जाना कि मशीन ह्यूमन से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकती है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी, वर्किंग पावर ज़्यादा थी और मोर फिजिबल थी, रिलायबल थी। फिर इसको आगे कंटिन्यू करते करते हम एक एरा पहुंचे जहां पर हमें जनरल कंप्यूटर्स को देखा। जनरल कंप्यूटर, पहले वाले कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशंस ही करते थे, लॉन्ग कैलकुलेशन करते थे, बट फिर हमने उसको अपने रियल लाइफ में यूज करना शुरू किया जनरल कंप्यूटर्स के रूप में, जिस टाइम हम बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर में जो हम कर सकते हैं, जैसे कि पेंट बना सकते हैं, क्लॉक भी आ गया, और भी कई सारे प्रोग्राम जो हम कंप्यूटर की हेल्प से मदद से कर सकते थे और ये बहुत फास्ट होते थे और बहुत एफिशिएंट होते थे। तो फिर उसी के आगे बढ़ाते हुए एक नया कंसेप्ट आया, इंटेलिजेंट कंप्यूटर्स। तो इंटेलिजेंट कंप्यूटर का कंसेप्ट ऐसे आया कि कंप्यूटर अपने तरफ से कुछ नहीं ऐड कर पाता था, जो भी हम उसको देते थे वो उसको ले लेता था और प्रोग्राम के अकॉर्डिंग काम करता था। फिर हमारे पास आते हैं एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग का नाम आप में से किसी ने सुना होगा। एलन टेस्ट, वेरी गुड। एलन ट्यूरिंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंटेलिजेंट कंप्यूटर का कंसेप्ट दिया। हुआ क्या था, जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी, उस दौरान अमेरिका अपने कोड और मैसेज दूसरे कंट्री को फॉरवर्ड करना चाहता था विद एनक्रिप्टेड फॉर्मेट। तो उन्होंने एक ऐसा डिजाइन किया, एक फॉर्मेट जिसकी तरफ से वो एनक्रिप्ट करते थे एक डिवाइस, और वो डिवाइस जिस डेस्टिनेशन के पास होता था वहां पर वो डिक्रिप्ट होता था और वो ही समझ पाता था। बीच में जो गैप होता था उसको डिक्रिप्ट कोई नहीं कर पाता था। फिर इसमें जो ब्रिटेन वाले वॉर को जीतने के लिए वो चाहते थे कि उनके मैसेज को वो एनक्रिप्ट कर पाए, तो उन्होंने अपने बहुत सारे साइंटिस्ट इसी काम पे लगा दिए कि वो एनक्रिप्ट करें, पर 10 साल तक वो एनक्रिप्ट नहीं कर पाए। तो फिर उनके बाद आते हैं ब्रिटिश के एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग ने क्या किया, एलन ट्यूरिंग का कहना था कि हम लोग अभी तक कर क्या रहे हैं, कंप्यूटर एक लैंग्वेज, एक कोड एनक्रिप्ट कर रहा है, उसको दूसरा कंप्यूटर डिकोड कर रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको बीच में ह्यूमन को ऐड कर रहे हैं जो उसको डिक्रिप्ट करे। पर सच्चाई ये है कि कंप्यूटर मशीन अपने कोड को सिर्फ मशीन ही समझ सकती है। तो उन्होंने एक ऐसा कंसेप्ट लाया जिसमें उन्होंने एक डिवाइस बनाया, बहुत बड़ा डिवाइस था जो उनके मैसेज को बीच में डिक्रिप्ट कर सकता था, बट उन्होंने इस बात को रिवील नहीं की क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर जीतना चाहते थे। फिर उसके बाद उन्होंने एक ऐसा मशीन डिजाइन किया जो इंटेलिजेंट था, जो मैसेज को डिक्रिप्ट करता था। तो वहीं से एक कंसेप्ट आया था कंप्यूटर इंटेलिजेंट, और उसी को हम आगे फर्दर लेके मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंचे हैं। और अभी जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तो एक हमारे फ्रेंड का कहना था कि कंप्यूटर सोच सकते हैं, तो उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि कंप्यूटर, हम अभी ये नहीं कह सकते कंप्यूटर सोच सकते हैं, पर हमने अभी तक ये नोटिस किया है कंप्यूटर है कॉन्शियस पावर। जैसे कि हम अलेक्सा, गूगल होम यूज करते हैं तो हम उसको कमांड देते हैं, उसके अंदर कॉन्शियसनेस है, हम उसको बोलते हैं, वो समझ लेता है। और कंप्यूटर के अंदर एक लर्निंग मोड होता है, हमने देखा है जो हम उसको प्रोग्राम देते हैं उसको वो एग्जीक्यूट कर देता है, पर साथ में वो कुछ नई चीजें भी ऐड कर सकता है। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ, अगर हम मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिफरेंस जानने की कोशिश करें, तो मैं अगर मशीन को कहता हूँ दिस इज ए फॉर एप्पल, तो मशीन जान गया ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट टाइम आई विल से ए फॉर, वो बोलेगा एप्पल। फिर नेक्स्ट टाइम मैं कहता हूँ ए फॉर एनिमल, तो फिर वो बोलेगा ए फॉर एनिमल, बट वो भूल जाएगा कि ए फॉर एप्पल भी है। तो ये मशीन लर्निंग का कंसेप्ट था, उसको आगे करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया जिसमें ये डिफाइन हो गया ए फॉर एप्पल भी है और ए फॉर एनिमल भी है, और ऐसे कई सारे हमने डाटाबेस रेडी किए जो क्लासिफायर बोलते हैं एआई का।
और उसी के बेस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया और इसी के मदद और मैं इस टॉपिक को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। उसमें एक्चुअली इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट की है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है और ज़्यादातर ये नॉर्थ इंडिया में ही है। और इसके लिए हमने सर्वे किया, उस अकॉर्डिंग हमने ये फाइंड किया कि बच्चों के पास स्किल्स भी हैं, अच्छी ट्रेनिंग भी मिल रही है, अच्छी एजुकेशन भी हैं और आईक्यू लेवल भी स्ट्रांग है, बट कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है उनको जो उनको ट्रू गाइड दे और उनके स्किल्स के बेस पे उनको जज कर सके कि वो किस लेवल पर जा सकते हैं और उनको ट्रू रिकमेंडेशन दे। तो उसी के हमने एक जॉब रिकमेंडेशन सिस्टम में अप्लाई किया, जिसका अमित बताएंगे। जैसे कि मोहित ने बताया कि हम लोग एआई की मदद से एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसमें कि अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स जो है ज़्यादातर अनएम्प्लॉयड रह जा रहे हैं। तो हम ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसमें कि करते इंजीनियर जो है और बाकी करते दूसरे स्टेप के डॉक्टरेट हो गया और जो भी है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे, वो अपने स्किल के अनुसार वहाँ पर कर रिज्यूमे बनाएंगे और उसके बाद उनको कंपनी की तरफ से रिकमेंडेशन आएगा। अगर वो भी चाहते हैं कि हमको इस कंपनी में पर्टिकुलर कोई कंपनी में वहाँ पर रिज्यूमे पहुँचाना, तो वो भी वहाँ से पहुँचा सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम कैसे जज कर सकते हैं किसी को, कि सामने हमारे पास एप्लीकेंट है, हम उसको कैसे जज करते हैं, उसकी स्किल्स कैसे जज करते हैं। तो उसके लिए हमने एआई बेस्ड एल्गोरिथम डिजाइन किया है, क्लासिफायर है एडम एआई, उसकी हेल्प से हम उसको जज करेंगे। बेसिकली वी आर गिविंग सम वीडियो लेक्चर्स, एक्चुअली वी आर गेमिंग। हमने जब सर्वे किया तो हम लर्न ज़्यादा कब करते हैं, जैसे हम यहाँ पर फोटो देख के वीडियो देख के लर्न कर लेते हैं और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारी सेव हो जाता है। तो उसी तरह हम कोई ऐसी गेम्स डिजाइन करने जा रहे हैं जो वहाँ पर प्ले होगी, जिसके हिसाब से वो स्किल्स, उसके एटीट्यूड, उसका आईक्यू क्या है, उस अकॉर्डिंग वो उस लेवल को क्रॉस करता जाता है और उसी के बेसिस पे हम उसको जज करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक बेंचमार्क बनता है और वो कंपनी को शो होता है और कंपनी उसको डायरेक्टली कॉल कर सकती है। थैंक यू एवरीवन। Thank you, Amit and Rohit. Now we would like to call Monica from Team Winners, who has bagged second position in SIS 2020, to share their story. Monica. My name is Monica from BTech CSC. Next, I would like to invite my team members Mokshita, Premlata, Rahul Kumar, Vivek Rathi, Susita. This is our team winners. We are here to share our journey. कैसे हमने टीम फॉर्मेट हुआ हमारा, कैसे हम आज टीम में एक साथ में खड़े हैं, हम लोग प्लान कर रहे हैं, आप लोग कैसे शेयर करेंगे। कैसा ये कि जो है हम लोग एक साथ मिले, पिछली बार जो हम लोग कैसा है इसका जो फर्स्ट टाइम लंच हुआ है हमारे कॉलेज में, तो राहुल टीम लीडर राहुल कुमार जो मेरे क्लास से थे, पर हम एक सेमेस्टर पढ़ चुके थे, पर अच्छे दोस्त थे, ज़्यादा जान पहचान नहीं था हमें। उन्होंने मेरे पास आया और उन्होंने बोला कि ऐसा ये बोल के कॉम्पिटिशन है, हैकाथन है, इसमें हमें पार्टिसिपेट करना है, आप हमारे टीम में आइए। मुझे को इंटरेस्टिंग लगा, उन्होंने बताया कुछ ऐसे इसके बारे में, फिर मैंने उनको ज्वाइन किया। उसके बाद विवेक भारती जो राहुल के रूममेट है, तो हम टीम मिलकर डिस्कस करें, थोड़ा प्रॉब्लम डिस्कस करके हमको क्या कौन से प्रॉब्लम पे काम करना है। तो उस टाइम ये था कि अभी भी है कि SIS का जो टीम है 6 मेंबर का, पर उसमें 1 गर्ल नेसेसरी है। तो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था कि गर्ल काम टीम में आने के लिए, क्योंकि कोई भी गर्ल से दोस्ती नहीं थी, ना किसी से जान पहचान। तो मेन चैलेंजिंग था ये प्रॉब्लम, से ज़्यादा हमको चैलेंजिंग ये फाउंड करना था हमारे टीम में गर्ल्स काम कर रही। फिर हमने इन दोनों को किया, एक सिस्टर है मेरे नेपाल से, ये भी पढ़ती हैं, उन्होंने बताया कि मेरे 2 दोस्त हैं तो वो भी SIS में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो मोनिका एंड मोक्षिका इन दोनों को हमने कॉन्टेक्ट किया कि आप हमारी टीम में आ जाओ और हम काम करते हैं।
वहाँ से हमने एक टीम फॉर्मेट किया और टीम हमने नहीं राहुल ने फॉर्मेट किया। इन्होंने एक बंदा जैसे चुन चुन के होता है ना कि हम चुन चुन के बुन बुन से समुद्र बनता है, तो उन्होंने एक टीम चुन चुन के टीम प्लेयर्स बनाया, तो आज आप बोर्ड के सामने खड़ा है। हर पर्सन यही सोचता है कि हम उसी टीम को ज्वाइन करेंगे जिसमें एक्सपीरियंस पर्सन हो, और हमने जब ज्वाइन किया हमें पता नहीं था कि हमारे बैचमेट हैं, हमें लगा कि ये भी एक्सपीरियंस पर्सन होंगे, मतलब नॉलेज होगी। हमने ज्वाइन किया एंड देन उसके बाद हमारी मीटिंग स्टार्ट होगी और फिर हमें पता चलिए हमारे क्लासमेट्स हैं, और फिर भी हमने ऐसे थोड़ा मतलब डीमोटिवेट ऐसा हो गया है, जितनी नॉलेज है मतलब इतनी तो किसी को नहीं होगी, स्टार्ट है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क है मतलब राहुल कुमार जो टीम लीडर है, मतलब आज जो भी क्रेडिट मतलब इनको ही जाता है, क्योंकि इन्होंने मतलब एक मीटिंग्स जो फुल डे हम अटेंड करते थे कॉलेज, उसके बाद हमारी मीटिंग होती थी, हम सभी एक ही यार आप भी कौन मीटिंग करेगा, पूरी क्लासेस अटेंड करती है, लेकिन ये हमेशा टाइम पे पहुंच जाते थे और सबको कॉल करनी कि मीटिंग में आ जाओ, तो सभी ऐसे मतलब हर एक पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उधर ऐसे लेता था कि जब राहुल कॉलेज में बोलते थे कि कल मीटिंग हमारा ऐसा एक डेट याद है, उनको लगता क्या यार कल ही तो मीटिंग है, कॉल नहीं कर बहाने ढूंढते थे। पर राहुल कॉल किया रूम में भी जाके कि नहीं चलो बैठो 2 मिनट 10 मिनट जितना हो डिस्कस करो, बांध के रखा। और उन्होंने कभी ये बताया नहीं कि मैं टीम लीडर हूँ, उन्होंने हमेशा मतलब कि हर एक पर्सन को बोला कि नहीं मेरे को टीम लीडर नहीं समझो ऐसे कि खुद देखो कि आप टीम लीडर हो, वैसे वर्क करो। एंड देन करते गए लास्ट टाइम मैंने एसएच में पार्टिसिपेट किया था, एनआईटी भी गई, उधर भी मतलब हमारी टीम उधर भी मतलब 3 राउंड से फर्स्ट 2 राउंड में हम मतलब फर्स्ट आई, लेकिन थर्ड राउंड में थोड़ा हो गया, लेकिन तो इसलिए कभी ऐसे बोला नहीं कि मैं टीम लीडर हूँ, वैसे मतलब हमें इसको आगे रखा। एनआईटी का एक और खास बात है कि वहाँ पे जब पार्टिसिपेट करना था तो राहुल ऑलरेडी दूसरे सीनियर भैया की टीम में थे, तो ऐसा था कि टीम का बंदा 2 टीम में नहीं जा सकता, तो उन्होंने क्या किया बोला कि आप किसी को मत बोलना कि मैंने आपको बताया कि ये कंपटीशन में जाना है, आप अपना टीम बनाओ, आप चलो हमारे साथ चलो, पर बताना नहीं कि हम आपसे रिलेटेड हैं। तो उन्होंने मतलब हमारे टीम लीडर होके भी खुद पीछे रह के हमको आगे किया। सो रियली थैंकफुल टू राहुल। Smart management of street life for energy conservation. What was the project? Project part है प्रोजेक्ट की एनर्जी हमें इसमें वेस्ट होती है फ्रॉम स्ट्रीट लाइट्स इवनिंग टू मॉर्निंग, वो मतलब ऑन रहती है कंटिन्यू, तो उससे हमारी वेस्ट हो रही है बिकॉज जब भी मतलब हाईवेज कहीं भी कंटिन्यू व्हीकल्स नहीं What was चलती। your solution? How did you do it? सर उसमें मैं सेंसर यूज़ किए हमने, लेजर टेम्परेचर सेंसर और हमने जो सेंसर्स यूज़ किया या लेजर टेम्परेचर सेंसर यूज़ किया सर, जो मेन मैकेनिज्म है कि सुबह जो ये शाम से 6 बजे से लेके 12 बजे मॉर्निंग 6 बजे तक लाइट होती रहती है, तो हमने जो पार्टिकल एक मोमेंट को डिटेक्ट करा के इस लाइट तभी ऑन होगा जब एक बंदा जैसे गाड़ी जा रहा है, लेजर टेम्परेचर सेंसर उस मोमेंट को डिटेक्ट करेगा, वो गाड़ी मतलब लगभग 100 की स्पीड जो हो या 200 की स्पीड लेजर टेम्परेचर सेंसर मोमेंट को डिटेक्ट करेगा तभी लाइट होगा। और जो मौसम डिटेक्ट होगा हमारा सिर्फ वो PIR सेंसर हमने यूज़ किया था, और जो PIR मौसम सेंसर एक्टिव तब होगा जब मोमेंट डिटेक्ट जो मोमेंट का टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेल्सियस, तो हमने जो लेजर टेम्परेचर का सेंसर का सेट किया है वो 25 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस, इस बीच में कोई भी मोमेंट आता है तो वो ऑटोमेटिक लाइट ऑन हो जाएगा। और मैंने इंडस्ट्री विजिट जो किया था तो उसमें मैंने देखा था एक बड़ा सा एक ट्रक है, ठीक है, तो उसमें उसका टेम्परेचर क्या है, तो एक मशीन था, मैंने वहाँ से देखा, फिर उस चीज़ को मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया कि जैसे लेजर से मतलब मैंने क्लिक किया तो लेजर उस ट्रक पे जाता है और यहाँ पे टेम्परेचर बताता है उस ट्रक का टेम्परेचर क्या है, तो उस चीज़ को मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। एनपीए सेंसर ऑन हो जाएगा, उसको डिटेक्ट करेगा, तो उसी टाइम लाइट ऑन हो गया, जब पास कर जाएगा ना ऑफ हो जाएगी, तो उससे हमारी एनर्जी मतलब कंजर्व होगी। But there is one thing when you were asked to have female members in your team, Yes, ma'am. तो उसका एडवांटेज आपको क्या रहा? What was the learning in that case? सर एक था सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सर,
उसके अंतर्गत हमने मतलब हमेशा गर्ल्स को आगे प्रेफरेंस किया सर, क्योंकि That is all right, but what advantage did you actually gain from their insights? Maybe some different insights would have been. सर हमने दो चीज़ है सर, कि एक मैंने ऐसे हमारे संस्कार में, या फिर अगर मैंने सुना है ये भी, अगर लड़के कोई चीज़ सीखते हैं तो वो एक जनरेशन से एक जनरेशन ट्रांसफर होता है, और गर्ल्स कोई चीज़ सीखती हैं तो वो हाईली मतलब वो नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते जाता है सर। और सेकेंड थिंग कि मैंने जो मतलब गर्ल्स लिया साथ में, एक तो अगर मतलब कहीं भी गर्ल्स को ज़्यादा प्रेफर मिलता है सर, 50% डायरेक्शन भी है सर गर्ल्स को, तो कोई भी प्रेफर करता है गर्ल्स को। और हमने साथ में मिलकर बहुत जगह पार्टिसिपेट किए सर, और हम लोग का अच्छा एडवांटेज मिला सर, और बहुत कुछ लर्निंग मिला सर। इसके लिए हम थैंकफुल करना चाहेंगे आशीष सरकार जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया सर, इसके लिए बहुत बहुत टीम में रखे, उसका हमका सबसे ज़्यादा ये हर जगह होता है, इट इज वर्ल्ड ओवर फिनोमेना, जहाँ पे भी गर्ल्स किसी बोर्ड में अगर होती हैं या किसी टीम में होती है, ये डायमेंशंस विद व्हिच फीमेल कैन थिंक वो मेल नहीं सोच सकते। सो इट्स ऑलवेज अ गुड मिक्स, either boys or girls. Lot of emotional intelligence that comes, lot of insights from various angles. अगर कोई हमको काम में मिलता था तो अब कल जाके हमको प्रेजेंट करना है, तो बॉयज में वो फीलिंग्स नहीं आती, पर अब गर्ल्स की गर्ल्स मेंबर थी तो जाकर प्रेजेंट करना है, क्योंकि अपनी इज्जत का सवाल है, तो वो भी हमें काम करना ही पड़ेगा। ठीक है। I really thankful this team winner